नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, सीआईसी की बात करेंगे। एनएचआरसी कल हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआईसी। ओके, सेंट्रल इंफॉर्मेशन आप लोग को पता होगा, आरटीआई, ठीक है, काफ़ी सुना होगा। ये तो आंदोलन का इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम बन चुका है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। 10 रुपये का आप सिर्फ आरटीआई फाइल करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड यू शुड, मतलब आप लोगों को अगर लगे तो आप लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। होप करता हूँ आप लोग में से काफ़ी लोग ने यूज़ भी किया होगा। अगर नहीं यूज़ किया होगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स वगैरह सरकार से कुछ भी जानकारी लेनी होती है, सो यू अप्लाई फॉर द आरटीआई। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो फॉर्म होता है, आरटीआई एक्ट का जो फॉर्म है, आरटीआई फॉर्म आप लोग भरते हो एंड इट इज़ जस्ट अ 10 रुपीज़। ओके ओके, और आप बड़े से बड़ी जानकारी वगैरह भी ले सकते हैं। हाँ, आगे अगर आप लोग को जानकारी को प्रिंट करने के लिए कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगाते हैं कि हाँ आप इतना पे कर दीजिए तो आपको आरटीआई जो भी आपने मांग की है वो आप लोग को दे दिया जाए। सो यू पे द मनी एंड यू गेट द आरटीआई। ओके, जनरली बहुत ही एक सिंपल सा एक पेज में लिख के आता है, बहुत अच्छा रहता है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल और इट इज़ वर्ल्ड रिनाउंड थिंग कि हमारे यहाँ पे इस तरीके की चीज़ है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं एज यूजुअल। सो डोंट वरी अबाउट दैट, लेट्स स्टार्ट विद द आरटीआई। ओके, सो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह। ओके, सो आरटी इस एक्ट के तहत बनाया गया, दैट इज वाई इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, सो नेक्स्ट इट इट ओवरराइड्स द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के अंदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो एक्चुअली में इसलिए लाया गया था कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हो रहे थे जो कि मतलब राइज ऑफ द कम्युनिज्म, ठीक है, जो कम्युनिज्म का राइज था उससे उसको मतलब केटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को कम करने के लिए इसको ज़्यादा प्रेफरेंस करके बनाया गया था। ओके, मोस्ट ऑफ द जो इसका थीम था वो यही था। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में बहुत सारे ऐसे ऐसे क्लॉजेस थे जिसके तहत मतलब पकड़ो और जेल में डालो वाला क्लॉज भी बहुत सारे भरे थे कि मतलब अगर किसी ने पकड़ लिया किसी को सरकारी कुछ भी चोरी वगैरह, मतलब सरकारी डेटा वगैरह चोरी करते हो तो उसको सीधा जेल में डालो, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा वाला काम था। ठीक है, इसको ओवरराइड कर दिया इसने और ये अब ओवर पावर कर चुका है आपका आरटीआई एक्ट। ओके, ओवरराइड करने का मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब ये एक तरीके से इसको मतलब इसकी जो क्या मतलब सीक्रेसी के जो कंपोनेंट्स है उसको ये ओवरराइड कर चुका है कि आप सरकार के जो भी डेटा वगैरह है वो आरटीआई एक्ट के थ्रू आप पा सकते हो। आपको सीक्रेट्स एक्ट के तक कोई भी छूट वगैरह नहीं है, कोई भी आपको प्रोटेक्शन वगैरह नहीं है। ओके, सो सीईसी विल बी इंडिपेंडेंट हाई लेवल बॉडी, एपलेट अथॉरिटी की तरह काम करने वाला। ओके, इसके पास सिविल कोर्ट्स की तरह पावर्स भी है। ठीक है, एपलेट अथॉरिटी इसलिए क्योंकि जो आपके इसमें क्या होता है ना, आपका 3 टीयर स्ट्रक्चर है एक्चुअली में। तो फर्स्ट टीयर पे क्या होता है ना, जो जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी सेक्शन से आपको कोई डेटा चाहिए, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्ट्री से आपको कोई डेटा चाहिए, डिपार्टमेंट से कोई डेटा चाहिए। ठीक है, सपोज करो आपने उस डिपार्टमेंट के लिए आपने आरटीआई फाइल भर दिया, उस डिपार्टमेंट से लेटर आपने आरटीआई फाइल कर दिया कि हाँ भाई मुझे ये डेटा चाहिए। ओके, एंड वो उस डिपार्टमेंट ने अगर आपको अवेलेबल करा दिया तो इट इज़ द फर्स्ट ईयर, मतलब उस डिपार्टमेंट ने आपको अवेलेबल करा दिया तो इट इज़ द फर्स्ट ईयर, आपको डेटा मिल गया। ओके, नेक्स्ट ईयर तब आता है जब ये डिपार्टमेंट मना कर देता है, आई कांट गिव यू द डेटा, मैं आपको डेटा नहीं दे सकता। तो उस वो डेटा नहीं देने वाले जो इनके पास जो चिट्ठी आती है उसके अंदर लिखा होता है कि हमारे पास एपलेट अथॉरिटी कौन है। तो एपलेट अथॉरिटी का नाम, एड्रेस वगैरह सब लिखा होगा एंड इट इज़ जनरली द डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर क्या बोलते हैं स्टेट लेवल का कोई एक आरटीआई ऑफिसर होता है। ठीक है, मतलब सीआईसी आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास फिर आप अप्लाई करते हैं एंड जब वो मतलब क्या बोलते हैं अल्टीमेटली नहीं दे पाता है तो फिर यू अप्लाई इन द जुडिशरी वगैरह में, तब आप जाते हो कि भाई मुझे ये डेटा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जनरली ये बता देता है कि क्या क्या कैसा है। तो इट इज़ एक्चुअली एपलेट अथॉरिटी के, मतलब अगर डिपार्टमेंट ने नहीं दिया तब आप हमारे यहाँ पे अपील करो, हम आपको डेटा अवेलेबल करा देंगे। ओके, इट कम्स इन द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। आपका यूपीएससी भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में था, याद होगा आप लोगों को। ओके, नहीं याद होगा तो प्लीज़ यूपीएससी वाला देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बाकी ये किससे इससे कंप्लेंट्स अपील्स वगैरह ले सकता है, तो ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेंटर, पीएसयूज वगैरह, आपके जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के टेरिटरी में आने वाले जितने भी डिपार्टमेंट, क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह, सब के ऊपर ये काम कर सकता है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो इट एम्पावर्स द सिटीजन विद इंफॉर्मेशन। मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द डेमोक्रेसी, वन ऑफ द मोस्ट क्राइटेरिया ऑफ द डेमोक्रेसी इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपके सिटीजन्स को सब कुछ पता होना चाहिए, आपके सिटीजन्स को हर एक बेसिक न्यूआंसेस आपके यहाँ पे क्या हो रहा है वो पता हो रहा है, क्योंकि आपके सिटीजन ने आपको बनाया। ठीक है, जो गवर्नमेंट बनी है तो गवर्नमेंट कैसे बनी है, गवर्नमेंट ने कहीं मतलब किसी की बपौती थोड़ी ना है कि हाँ वंशानुगत चली आ रही है ये। एक मतलब मैं, मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं मेरे बेटे को भी प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, इस तरीके से हमारे यहाँ पे नहीं है ना। हमारे यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हो रही है, इलेक्शन के थ्रू फॉर्म हो रहा है, इलेक्शन डेमोक्रेसी के थ्रू फॉर्म हो रहा है। सो गवर्नमेंट हैज ऑल द राइट्स टू नो ऑल द थिंग्स, मतलब गवर्नमेंट सॉरी, सिटीजन हैज ऑल द राइट्स टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है वो उसको पता होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए कि भाई ये सरकार कर रही है, ये सरकार नहीं कर रही है। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट, इसी के बेसिस पे तो आपका अल्टीमेटली इलेक्शन लड़े जाने वाला है ना। आपके जो डेमोक्रेसी का जो पिलर है, डेमोक्रेसी का जो पिलर है इलेक्शन, सो वो कैसे लड़ा जाने वाला, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। अगर आपको यही नहीं पता कि जिसको आप वोट दे रहे हो वो उसके कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या, उसने पैसे वैसे कोई चोरी वोरी करके रखे हैं क्या, करप्शन में लिप्त वगैरह है क्या, कोई उसका अच्छा उसने कोई अच्छा काम किया है क्या, बुरा काम कोई किया है क्या, अगर आपको ये सब चीज़ें पता नहीं तो आप इन्फॉर्म डिसीजन ले ही नहीं पाने वाले। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप सिंपली क्या देखोगे, आपने बस देखा कि हाँ ये इस पार्टी से बिलोंग करता है सो आई शुड गिव द वोट्स वगैरह, इस तरीके से। ओके, सो क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन इज द की, आपकी डेमोक्रेसी का की है। दैट इज वाई आप लोग को ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहना चाहिए इन द डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, क्या प्रमोट करता है ये, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है। भाई सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी अगर सरकार के अंदर, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी सरकार के अंदर, तो सरकार तो एकदम से मतलब हेवार हो जाएगी, डिक्टेटरशिप करेगी कि भाई जो करना चाहूंगा वो करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं कैसे कर रहा हूँ वो किसी को पता नहीं चल रहा। ओके, जैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो सीधी सी बात है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई आपके यहाँ पे सड़क दुर्घटना हो जाती है, कोई रेल दुर्घटना हो जाती है, तो मिनिस्ट्री बोलेगी कि मेरी गलती नहीं है, ड्राइवर की गलती है। ठीक है, सो दिस इज नॉट द वे ऑफ अकाउंटेबिलिटी ना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई गलत काम हो रहा है सो यू आर द अकाउंटेबल पर्सन। क्यों गलत काम होगा, क्योंकि आपको चुन के रखा गया उस काम को देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट है करप्शन को कंटेन करने के लिए, कंटेन करना मतलब रोकना। ठीक है, सो कंटेन करने, आपके करप्शन को कंटेन करने का, करप्शन को रोकने का काम करने वाली है आपकी ये क्या बोलता है, कैसे कंटेन करें भाई, ट्रांसपेरेंसी जितनी ज़्यादा आएगी उतनी करप्शन नीचे जाएगी, है कि नहीं। जितना आपको पता होगा कि भाई ये सरकार काम कैसे करती है। सो अब आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखिए बैंक्स का एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि बैंक्स में पहले क्या होता है, आपको छोटे छोटे काम के लिए, आप लोग पता नहीं आप लोग बैंक वगैरह में गए थे कि नहीं, आप लोग न्यू जनरेशन के लोगों को तो एज यूजुअल आई डोंट थिंक कि आप लोग को पता होगा, लेकिन आप लोग पिताजी लोगों से पूछ सकते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि एक एक छोटे छोटे काम के लिए ना, मतलब पता चलता था कि ये फाइल से वो फाइल, इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल पर, मतलब एक अकाउंट खोलने के लिए भी इतना नरक मचा देता है। अरे अकाउंट खोलना तो भी आसान था, अकाउंट क्लोज करना तो मतलब नरक हो जाता था, इस तरीके की चीज़ें होती थी। सो इसमें क्या होता है, बहुत करप्शन के चार्जेस, पता चलता कि जो वहाँ पे लोअर स्टाफ से था वही बोल देता था, बड़े से तो उसका टाइप रहता ही था कि लोअर स्टाफ बोल देता था कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, आपका काम तुरंत करवा देता हूँ, अभी करा देता हूँ। सो इससे क्या होता था कि लोग हाँ चलो यार फटाक से काम हो जाएगा, मैं शांति से अपने घर पे जाके चैन की नींद लूंगा, इसके वजह से करप्शन करते थे। ठीक है, लेकिन आ गया सबका पप्पा यूपीआई, यूपीआई आ गया। अब देखो अब तो मतलब बैंक्स में, मैं अभी रिसेंटली बैंक्स में गया था, एक दो बैंक में जाना पड़ गया था, मेरे खुद के पैसे नहीं थे, सिंपली मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, बहुत गरीब हूँ। ठीक है, सो मैं वहाँ पे गया था और मैंने देखा इतना खाली था, मैं बोला बस यहीं पे रुको यार, यहीं पे नाश्ता पानी लेके आते हैं, यहीं पे खाते पीते हैं, एसी वेसी भी चल रहा है, पंखा वंखा भी चल रहा है, चुपचाप यहीं पे बैठते हैं, एक तो बहुत कूलिंग है, घर पे तो वैसे ही गर्मी लगती रहती है, यहाँ पे जाते हैं। इस तरीके का मेरे दिमाग में थॉट, सच में बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि हाँ भाई बैठ जा। इनफैक्ट जो मैं जिस दोस्त के साथ गया था उसका काम था, और वो लाइन में लगा, वो पूरा मेहनत किया, पैसे वैसे डाले उसने अपने अकाउंट वगैरह में, मैं वहाँ पे सीट पे बैठ के बस हाँ हाँ, कोई मुझसे आके बस सीट ना मांगे, ये वाली स्थिति लगे थे, और पूरा बैंक खाली था और एसी वगैरह एकदम फुल टाइट था, मजा आ रहा था। सो आप समझ सकते हैं कि यूपीआई आने के बाद कितना ज्यादा खालीपन हो गया कि मतलब अब लोग अपने घर पे मोबाइल में बैठे हैं, मोबाइल से अपना सारा का सारा पैसे ट्रांजेक्शन इधर से उधर, ये करना वो
वो करना, अकाउंट बनाना, एफडी बनाना, एफडी क्लोज करना, फॉर्म 16 फॉर्म 15 जो होता है वो सब पता नहीं कौन कौन सा फॉर्म होता है, मैं तो कभी भरा भी नहीं, वो सब फॉर्म वगैरह भी आसानी से भर लेते हैं। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा करप्शन रिड्यूस नहीं होगा, एक ही झटके में करप्शन रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से आपके आप आर एफ आई डी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, आर एफ आई डी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया आपने, कहाँ पे, फास्ट टैक्स में, ठीक है, फास्ट टैक्स में आपने यूज़ करना स्टार्ट कर, कितना लेवल ऑफ द जो क्या बोलते हैं करप्शन था वो खत्म कर दिया। जो टोल प्लाजास वगैरह पे पता चलता था कि भाई एक्चुअल जो सरकारी रेट है वो 10 रुपये है, लेकिन उन लोग कितना चार्ज करते हैं, 20 रुपये चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद का भी अपना कुछ नाश्ता पानी का होता है। तो लोग क्या करते थे कि भाई 10 रुपये तू रख ले, लेकिन क्या बोलते हैं हम लोग को चाहने थे, तो 10 रुपये उन लोग अपने पास रख लेते थे और दिखाते थे कि भाई हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन है। अब ये फास्टैग आने की वजह से क्या है, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जा रहा है, किसी का कोई टेंशन नहीं है, सीधा अकाउंट में चले जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, इससे पीपल्स का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है यार भाई, जितना नॉलेज बढ़ता जाएगा, जितना इन्फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, जितनी ट्रांसपेरेंसी आती जाएगी, उतना लोगों को और अच्छा लगेगा ना कि हाँ भाई हम लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए, सरकार तो हमारे लिए काम करिए, हम लोग को भी तो सरकार के लिए काम करना चाहिए, हम लोग को भी इनको चाहिए कि इनको ही वापस से चुन के ला जाओ। ओके, नेक्स्ट कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। सो कॉम्पोजिशन इट कंप्राइजेस ऑफ 11 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ओके, आउट ऑफ 1 इज मेड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक बनाया जाता है और बाकी जो 10 होंगे वो आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहे जाते हैं। ओके, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाने वाला है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ 3 members। फर्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा का क्लॉज नहीं है। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, इसको ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, कोई नहीं, जिसका भी मन करे उसको बना दिया जाएगा बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इनके रिकमेंडेशन पे आपका होता है। नेक्स्ट, इसका भी कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी क्वालिफिकेशंस वगैरह मेंशन नहीं किया है, सिंपल एकदम वेग तरीके से एमिनेंस इन द पब्लिक लाइफ इनका होना चाहिए, वाइड नॉलेज होना चाहिए, किससे रिलेटेड, लॉ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस हो, सोशल सर्विस मैनेजमेंट, ऐसे मतलब वेग चीज़ें दी गई है कि इसके अंदर इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी मेंशन नहीं किया गया, कितने समय से काम करे वो भी मेंशन नहीं किया, एज क्या होना चाहिए वो भी मेंशन नहीं किया, मतलब कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, सिंपली ऐसा कर दिया कि हाँ भाई जिसको इसको चाहेंगे उसको कर दिया। ओके, ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हो तो सीधी सी बात है भाई, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अगर रख रहा है तो फिर किसी भी तरीके से इसका मेंबरशिप नहीं हासिल कर सकता। ओके, नेक्स्ट, किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी तरीके से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। पता चला किसी पॉलिटिकल पार्टी का पहले मेंबर था, फिर बाद में उसको बोला गया हाँ आप सीआईसी बनाए जाते हो, आपको पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा देना होगा, तो ये सब नहीं चलने वाला, आपको पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर होना ही नहीं चाहिए। ओके, तभी आप इसके अंदर आ सकते हो। टेन्योर की बात करते हैं। सो इट शुड होल्ड द ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स का, और जो टर्म होगा वो प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब है, ठीक है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपका एनएचआरसी जो था इससे पहले वाला वीडियो में, उसमें शायद मुझे याद नहीं आ रहा मैंने बताया कि नहीं, पहले 5 ईयर्स हुआ करता था। ओके, 5 ईयर्स हुआ करता था, तो इसको कर्टेल कर दिया गया और 3 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है, 3 ईयर्स कर दिया गया, और ये अपॉइंटमेंट का भी क्लॉज इसके अंदर डाल दिया गया। ओके, ये एनएचआरसी की बात बता रहा हूँ, ये इसकी बात नहीं बता रहा हूँ। अब इसकी बात क्या है, इसके अंदर कोई ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं है 5 साल 3 साल 2 साल 1 साल, नहीं, कुछ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी कि 1 साल रहेंगे, 1.5 महीने रहोगे, 4 घंटे रहने वाले हो तो आपको 4 घंटे ही रहना पड़ेगा, इस तरीके से। मतलब इसमें आपका प्रिस्क्रिप्शन, मतलब आपका प्रिस्क्रिप्शन बोला, इसके अंदर जो टेन्योर का प्रिस्क्रिप्शन है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। मतलब ये भी आपका 2019 के अंदर अमेंडमेंट करके रखा गया था। ओके, इससे पहले इसका फिक्स टर्म होता था 5 ईयर्स का, जिसको कर्टेल किया गया। ओके, और इसको ऐसा कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट, अब ये नॉन एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट हो गया। पहले इनको रीअपॉइंटमेंट का क्लॉज था, लेकिन अब रीअपॉइंटमेंट का क्लॉज भी इनके साथ नहीं है। पुरानी चीज़ों को याद मत भी रखिए, कहीं पे भी उसको याद रखें, कोई जरूरत नहीं, जो बीत गया तो उसको भूल जाओ, जो नया है उसके ऊपर याद रखो। ओके, नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कभी भी एलिजिबल हो जाएंगे आपके चीफ, मतलब जैसे आपका यूपीएससी में था, जैसे मैंने आपको यूपीएससी में बताया था कि वहाँ पे मेंबर्स लोग कैसे होते हैं कि भाई अगर स्टेट पीएससी का कोई मेंबर है तो स्टेट पीएससी का चेयरमैन बन सकता है, या फिर यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, या फिर यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। लेकिन यूपीएससी का जो मेंबर है वो यूपीएससी का चेयरमैन ही बन सकता है, लेकिन वो इससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को मैंने बताया था। हाँ, स्टेट पीसीएस का वो चेयरमैन बन सकता है, ठीक है, ये सब मैंने आप लोग को बताया था। सेम यहाँ पे भी हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होगा वो चीफ
इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है, लेकिन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वापस से री इलेक्ट करके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट, बट कैन नॉट होल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन 5 ईयर्स। 5 साल से ज्यादा आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, फिर आपका प्रमोशन होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए, तो भी आप 5 साल से ज्यादा आपका कार्यकाल नहीं हो सकता, टोटल बेसिस पे कहा जा रहा है। ओके, सैलरी, अलाउंसेस, जो भी सर्विस कंडीशन है वो सब कुछ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा प्रिस्क्राइब करेगी, उसके बेसिस पे ही दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से किया जाएगा। और लास्टली उनको वही मेन क्लाउज जो रहता है कि भाई इनके सर्विस में हो जाने के बाद इसको किसी भी कीमत पे इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट, रिमूवल प्रोसेस। ठीक है, रिमूवल प्रोसेस तो वही सेम सेम जो चीज़ें होती है, मानसिक रूप से विकलांगता आ चुकी है, उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया है, ये सब जो चीज़ें होती है वो सब चीज़ें इसमें भी सेम टू सेम वहाँ की कॉपी पेस्ट रहेंगी। ओके, सो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट किया, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं अगर वो एडजस्ट इंसॉल्वेंट है। ठीक है, दिवालिया घोषित हो चुका है। ठीक है, कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, किसी भी तरीके से वो ऑफेंस किसी मतलब किसी तरीके का ऑफेंस में उन्होंने कन्विट कर दिया गया। ठीक है, और उनके अंदर मॉरल टर्पिट्यूड मतलब किसी तरीके से वो क्या कहते हैं मौलिक क्या कहते हैं मौलिक करप्शन आ गया, मतलब उनका मॉरल करप्शन हो चुका है। वो अब उनका मतलब मन जो है वो किसी तरीके से पैसे की तरफ भाग रहा है, वो हर चीज़ के लिए करप्ट होते चले जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, किसी तरीके का पेड एम्प्लॉयमेंट वो अपने साथ कर रहे हैं तो फिर वो भी मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, तो नहीं कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी तरीके से मानसिक या शारीरिक विकलांगता के तहत प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई ये अब आगे काम करने लायक नहीं है, तो फिर इनको निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल या फिर किसी और तरीके का इंटरेस्ट अगर उनको अपने फंक्शन के अंदर आ गया, उनको लगा कि हाँ भाई इसमें तो बहुत मॉनेटरी बेनिफिट मैं कमा सकता हूँ, एक 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 इन्फॉर्मेशन के पीछे इन लोग से 10-10 रुपए लूंगा, 1000-1000 रुपए लूंगा, इन लोगों को देना पड़ जाएगा, इस तरीके से मैं चार्ज करके ले सकता, तो ये सब भी केसेस में इनको निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, लास्ट आपका ये जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर वाला होता है वो तो हर जगह पे काम करने वाला है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का केस भी इनके ऊपर चलाया जा सकता है, और इस केस में सेम वैसा का वैसा सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट उस मैटर के ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी और अल्टीमेटली जो अपना वर्डिक्ट सुनाएगी, और जो वर्डिक्ट सुनाएगी वो बाइंडिंग होगा आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, प्रेसिडेंट उसको निकालेंगे। ओके, सॉरी, पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं तो ये क्या कर सकता है, किसी भी तरीके का आपके कंप्लेंट्स जो होते हैं रिसीव कर सकते हैं और उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। कौन कौन से चीज़ें में काम कर सकते हैं, फर्स्ट है ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो कि आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट के नहीं होने की वजह से, मतलब कोई भी पब्लिक और इंफॉर्मेशन ऑफिसर वहाँ पे नहीं है, उसके नहीं होने की वजह से उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इन दैट केस आपके रिक्वेस्ट वगैरह ले सकता है। नेक्स्ट, हु हैज़ नॉट रिफ्यूज्ड इन्फॉर्मेशन, इन्होंने रिक्वेस्ट तो की थी लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया कि भाई आपको दिया नहीं जाने वाला, आपका मुंह ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ नॉट रिसीव्ड रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स उन्होंने मतलब समय के भीतर, ठीक है, समय के भीतर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला गया, उन्होंने मांग की थी कि हाँ भाई मुझे इससे पहले मिला जाना चाहिए, उससे पहले नहीं मिला, तो भी वो केसेस ले सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा फीस चार्ज किया गया अनरीजनेबल बेसिस पे कि भाई आप हम लोग ने चाय नाश्ता किया, आपका ये क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन निकालते निकालते हम लोग ने चाय नाश्ता किया, वो भी आप लोग को ऐड कर देते हैं। ओके, ये सब नहीं, अगर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग, फॉल्स वगैरह तरीके का होगा तो भी आपके केसेस ये हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अदर कोई और मैटर जो कि इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने से रिलेटेड था और उसमें कोई त्रुटियां आगे कोई गलती हो गई, कोई बेवजह के जानबूझ के भी गलती की गई या गलती से गलती हो गई है, तो भी वो सारे के सारे केसेस यहाँ पे आए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कमीशन कैन इंक्वायर इनटू द एनी मैटर, अगर उसको लगता है, सो मोटो पावर है इसके पास कि अगर उसको लगता है कि भाई इंफॉर्मेशन को मिलने से पहले, मतलब इंफॉर्मेशन के एक्विजिशन के प्रोसेस में उस दौरान किसी तरीके की धांधली की गई, जानबूझ के इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया या जानबूझ के इंफॉर्मेशन को कर्टेल करने की कोशिश की गई, छुपाने की कोशिश की गई है, तो इन दैट केस ऑल्सो भी ये क्या करेंगे, अपने बेसिस पे, अपने खुद से सो मोटो पावर के बेसिस पे उसके ऊपर केस चलाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, जब ये इंक्वायरी करते हैं तो उस दौरान ये सिविल कोर्ट की तरह काम करते हैं, पावर ऑफ द सिविल कोर्ट भी इनके पास है। सिविल कोर्ट का काम क्या है वो आप लोग जानते होंगे कि किसी को समन कर सकते हैं, उनको अटेंडेंस होना ही पड़ेगा, आओ नहीं तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस वगैरह लगाने के जैसे चीजें होते हैं। नेक्स्ट, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ढूंढना, उनको निकालना, उनसे मांग करना, ये सब चीज़ें एविडेंसेस एफिडेविट के बेसिस पे आप अपने यहाँ पे लेते हो। नेक्स्ट, आप पब्लिक रिकॉर्ड या किसी भी
ऑफिस के अंदर कोई भी फाइल वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, भारत के किसी भी कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा केस वगैरह हो जो कि जिसकी ज़रूरत पड़ रही है इस केस से लड़ने के लिए, तो उसको भी ये मंगा सकता है। इसके अलावा और भी कोई भी मैटर्स वगैरह जो प्रिस्क्राइब किए जाएं इसको, वो सारे के सारे ये काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ द कंप्लेन, कंप्लेन की इंक्वायरी के दौरान जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे इंक्वायरी के एग्जामिनेशन के दौरान जैसे जैसे मांगे जाएंगे वैसे वैसे इसको देने ही पड़ेंगे। मतलब आप ये नहीं, ये मांगता है, ये सिविल कोर्ट की तरह बैठा हुआ है ना, तो ये मांगेगा किसी भी ऑफिस से। मतलब इसने केस चल रहा है कि पब्लिक, सपोज कीजिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का केस चल रहा है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का केस चल रहा है, तो अगर इसको लगता है कि हाँ भाई इसका होम मिनिस्ट्री से भी कोई ताल्लुक है, तो होम मिनिस्ट्री से मांग करेगा, तो होम मिनिस्ट्री को मना नहीं कर सकती कि भाई ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का केस है, मैं क्यों देख रहा हूँ। तो होम मिनिस्ट्री को इसको फाइल अवेलेबल करानी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा कमीशन अपना एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, रिमूवल प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, हम लोगों ने अभी जस्ट एनएचआरसी में भी देखा था कि वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एनुअल रिपोर्ट दी जा रही है, यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी जा रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट के पास रखते हैं। ओके, बाकी और अगर किसी केसेस में अगर रिकमेंडेशन कमीशन ने दिया था और उसका रिकमेंडेशन का अवहेलना की है किसी पब्लिक अथॉरिटी ने, तो क्यों की है, कैसे की है, क्या किया, और अगर अवहेलना नहीं किया मतलब उसको कंफर्म किया है, अगर क्या बोलते हैं उस डायरेक्शन में गए हैं, जो जो रिकमेंडेशन दिए गए थे उसको उन्होंने माना है, तो उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो भी इनको बताना पड़ता है। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ। तक ऐसे पढ़ते हैं, थैंक यू, चलिए।